नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके तीसरे चैप्टर के हैं, समकालीन दक्षिण एशिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 95 प्लस से भी ऊपर आने की संभावना हो जाती है इन प्रश्नों को याद करने पर। तो ये प्रश्न पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं, जिन क्वेश्चनों को मैंने छांट कर आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे को कमेंट मत करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। यह प्रश्न किसी ने किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले एग्जामों में। तो आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है शॉर्ट में, दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग, दक्षिण एशिया शब्द का उपयोग बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, को शामिल किया जाता है। तो ये सभी 8 देश हैं। तो दक्षिण एशिया को सार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण एशिया में ये 8 देश आते हैं जिनको दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है या फिर सार्क के नाम से जाना जाता है। अब आपका दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कहां किया। तो 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, और पोखरण में पाकिस्तान में। दक्षिण एशिया की प्राकृतिक विशेषताएं क्या है, इसको स्पष्ट करना है। तो मतलब कि यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है एग्जामों में। तो दक्षिण एशिया की प्राकृतिक विशेषता क्या है। तो दक्षिण एशिया के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। मतलब कि जैसे भारत है, तो भारत को ही देखो तुम, तो इसके दक्षिण उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिमी भाग में यानी कि जो गुजरात है उसका जो नीचा वाला हिस्सा है इधर इस साइड में वो अरब सागर है, और हिंद में दक्षिण में हिंद महासागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी का यह प्राकृतिक सौंदर्य है। मतलब कि उत्तरी भाग में तो हिमालय पर्वत हो गया, और दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पश्चिम में अरब सागर हो गया जो पानी है, और इधर हो गई बंगाल की खाड़ी। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य है। तो ये अब अगला प्रश्न आपका कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के कारण लिखो। यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के क्या कारण है। यानी पाकिस्तान में अधिकतर लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं रह पाता है, यानी ज्यादा समय तक। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, जब से आजाद हुआ है तो भारत में सेना शासन लागू नहीं होता। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, सेना शासन वापस आ जाता है, कभी लोकतांत्रिक हो जाता है तो कभी सेना शासन वापस आ जाता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के निम्न कारण है। दबदबा, तो पाकिस्तान में धर्मगुरु, सेना तथा जमींदारों का दबदबा अधिक है। तो पाकिस्तान में सैनिक शासन को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे ये अपने आप को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। यानी पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जो सेना शासन है उसको अधिक महत्व, यानी सेना को, यानी जो पाकिस्तान की सेना है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि उनको जो आपको करना है वो आप कीजिए, इसलिए सैनिक शासन को विशेष महत्व दिया जाता है। भारत पाकिस्तान विवाद, तो भारत व पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद बना रहता है। यानी आए दिन कश्मीर को लेकर भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद बना रहता है। तो इसलिए सेना शासन को पाकिस्तान सही मानती है। मतलब कि पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान में जो सभी कामों के किसके हाथों में, सेना के हाथों में। लेकिन वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्र है। लेकिन पहले क्या था कि सेना को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन आज भी यदि उस नजरिए से देखें तो सैनिक शासन को अधिक महत्व मिला हुआ है। पश्चिमी देश तथा अमेरिका, इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है। इन देशों को, जो पश्चिमी देश है अमेरिका जैसे, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश, पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवाद के हाथ न लग जाए। अब देखो पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है, तो इन पश्चिमी देशों को डर लगता है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाए। इसलिए पश्चिम देश अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को सेना शासन प्रणाली को बढ़ावा मिला हुआ है। यानी पाकिस्तान में सैनिक शासन प्रणाली को बढ़ावा मिला हुआ है। यानी पश्चिमी देशों को डर बना रहता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कहीं ये परमाणुओं का पता न लग जाए, जिससे किसी देश को हानि न पहुंच जाए। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी है जो भारत को अपना क्या मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो पाकिस्तान के जो दुश्मनों को है, यदि पाकिस्तान में जो आतंकवादी रहते हैं उनको यदि परमाणुओं का पता लग गया तो भारत पर दाग सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्याएं क्या है। यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पहले तो आपको यह याद करना पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, आदि बहुत सारे देश हैं। तो ये 8 देश हैं टोटल मिलाकर। तो इनको क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 8 देश बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो दक्षिण एशिया में जो शामिल देश हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आती है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद है, क्योंकि सीमा विवाद बना रहता है।
मतलब कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद बना रहता है कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है और भारत कहता है कश्मीर मेरा है, तो इस प्रकार विवाद बना रहता है। नदी जल बंटवारे पर विवाद होता रहता है, नदी जल को लेकर भी क्या होता रहता है, विवाद रहता है। जैसे भारत और पाकिस्तान इसके मध्य ही होता रहा है। जातीय संघर्ष भी है, जैसे श्रीलंका में क्या जातीय संघर्ष है। उस प्रकार जैसे दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनमें कोई ना कोई समस्या खड़ी हो गई है। और अब तो वैसे सही है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। भारत और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुए, यानी कब आजाद हुए? तो भारत हुआ था सन 1947 में और श्रीलंका हुआ था सन 1948 में। तो मोस्ट क्वेश्चन है कि और ये दोनों जब से ये दोनों आजाद हुए हैं, जब से इसमें कौन सा शासन लागू हुआ है? लोकतांत्रिक। इसमें लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र मतलब कि जैसे कि कोई भी पहले क्या था, राजाओं का शासन होता था, तो राजा क्या करते थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे। लेकिन आजकल क्या है, लोग खुद स्वयं चुनते हैं अपने नेता को, यानी स्वयं नेता को चुनते हैं, जो पार्टी अच्छी लगती है उसी को वोट देते हैं और खुद चुनते हैं। आम जनता खुद चुनती है कि अपना नेता कौन होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालदीव में सल्तनत शासन कब समाप्त हुआ, कब तक रहा? यानी सल्तनत का मतलब सुल्तान शासन, मतलब कि राजा का शासन कब तक रहा? तो ये रहा था 1968 तक। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, यानी कहां पर किया? पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था चगाई पहाड़ी पर, यह बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल को लेकर 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु नदी जल समझौता हुआ। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु नदी जल समझौता किसके द्वारा किया गया? ये विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। और कब किया गया था? 1960 में किया गया था सिंधु नदी जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था सन 1966 में। और ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। तो इस जो ये विवाद हुआ था, तो इसमें क्या था, 1966 में इन दोनों देशों ने क्या किया, निर्णय लिया, मतलब कि फैसला लिया कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा उद्देश्य बनाया खुद का। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था सन 1972 में। सन 1972 में। पूर्व पाकिस्तान को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? अब देखो, पूर्वी पाकिस्तान, जब भी पूर्वी पाकिस्तान का नाम आता है तो पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, तो आज के जो बांग्लादेश है तो उसकी बात की जा रही है। और पश्चिमी पाकिस्तान मतलब कि जो पाकिस्तान अब वर्तमान में मौजूद है। तो पूर्वी पाकिस्तान पहले क्या था? बांग्लादेश था। आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले, आजादी से पहले। तो कब युद्ध कब हुआ? सन 1971 में। अब इसको थोड़ा आगे प्रश्नों में देखेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। मालदीव में कौन सी शासन प्रणाली है? मालदीव में वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब देखो, राजनीति विज्ञान ऐसे विषय इसमें रटना ही पड़ता है क्वेश्चनों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कुल कितने युद्ध हुए? तो जो पहला युद्ध था, तो पहला युद्ध किसके लेकर हुआ था? कश्मीर को लेकर। तो 1947-48 में, यानी कि जो 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो ये बढ़ते ही, मतलब कि युद्ध, सॉरी, ये आजाद होते ही सबसे पहले किस पर लड़ पड़े? कश्मीर पर लड़ पड़े कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध, यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था सन 1948 में। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1965 में। और 1965 में किसको लेकर हुआ? पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर तृतीय युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में। तो ये किस लिए हुआ था? बांग्लादेश के लिए। यानी भारत ने क्या किया था कि बांग्लादेश के लोग जो भारत भाग कर आए, भारत में शरण लेने आए, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान है, मतलब कि जो पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या कर दिया? पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो ये भारत ने इसकी क्या की? सहायता की, और बांग्लादेश के सहयोग में ये पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध किया। तो चौथा युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये युद्ध था कारगिल युद्ध, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 में और इसका मुख्यालय काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में और स्थापना 1985 में।
नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कब सामने आया? तो 2008 में। इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? तो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? सन 1971 में। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध था सन 1999 में। अभी ऊपर देखा था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974 में किया। और ये कब किया? मई कहाँ किया? पोखरण में। पोखरण पाकिस्तान में। ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। ये कब हुआ? 1966 में। बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में किसका शासन था? तो बांग्लादेश के निर्माण के समय जो पाकिस्तान है उसमें जनरल याहिया खान का शासन था। जनरल याहिया खान का शासन था। बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई? अब बांग्लादेश की स्थापना देखेंगे किस प्रकार से हुई। अब देखो, सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। मतलब कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पहले किसका अंग था? पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान ही था पहले बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो अब वर्तमान में पाकिस्तान उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान के नेता सन 1970 में आवामी लीग पार्टी से शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, तो 1970 में वहां पर कौन सी पार्टी थी? आवामी लीग। और उसमें उस पार्टी में कौन जीते? शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई। लेकिन क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासक नेता, तो और ये क्या था? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था यानी कि जो वर्तमान में है, तो पाकिस्तान के सैनिक शासक नेता जनरल याहिया खान ने इनकी जीत को नहीं माना और इनको गिरफ्तार कर लिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजकर वहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अब जैसे ये भारत है, अब जो भारत के अंदर ही, तो भारत के बिल्कुल जस्ट पास में ये एक बांग्लादेश, जो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और जो भारत है जो इसके इस साइड में है वो क्या है? वर्तमान पाकिस्तान। और इसे कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान और इसे कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। तो इसने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो नेता की जीत हुई, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी की जीत हुई, तो इसने क्या कर दिया? उसको जीत नहीं मानी और यहाँ से क्या कर दिया? अपनी सेना भेजकर तो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेश है उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और वहां के लोगों ने क्या किया? इसमें काफी लोग मारे गए। यानी जो अत्याचार के दौरान काफी लोग मारे गए। फिर डर के मारे बहुत सारे लोगों ने भारत में आकर शरण ली और मदद मांगी। फिर बहुत सारे लोग भारत में बकर आ गए, बांग्लादेश से भारत में आकर शरण ली और मदद मांगी। और क्या हुआ कि भारत ने फिर पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग में, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के सहयोग में, सन 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध किया तथा और युद्ध में जीत हुई तथा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप के सामने आया। यानी कि जैसे पूर्वी पाकिस्तान को, जैसे पूर्वी पाकिस्तान से लोग फटाफट से भागकर बचकर भारत में आ गए और भारत से शरण मांगी। और फिर भारत ने क्या किया? भारत को यह बात बुरा लगी कि बिना परमिशन के देश में आ गए। भारत ने क्या किया कि बांग्लादेश के यानी पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग में इस पाकिस्तान से, जो मैन पाकिस्तान है, उससे युद्ध किया और युद्ध में जीत हुई। और 1971 में भारत के सहयोग से जो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में सामने आया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी क्यों है? यानी पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं, मतलब बांग्लादेश के जो लोग हैं, वो पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी क्यों है? मतलब जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके विरोधी क्यों है? जो पहले, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी इसलिए है क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर जबरदस्ती उर्दू भाषा को थोपते हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपनी बंगाली भाषा और संस्कृति से खुश है। मतलब जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो क्या कर रही थी? जो पहले का बांग्लादेश था उस पे क्या करती थी? जबरदस्ती अपनी उर्दू भाषा थोपती थी। लेकिन वो उर्दू भाषा को क्यों अपनाएंगे? क्योंकि वो तो क्या थे? बांग्लादेशी थे। वो अपनी बंगाली भाषा को और संस्कृति को लेकर खुश थे। लेकिन ये क्या था? पाकिस्तान ये जबरन क्या करता था? इन पर उर्दू भाषा को बोलने के लिए क्या करता था? जबरदस्ती करता था। और इससे ये लोग खुश नहीं थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोग खुश नहीं थे। नेपाल में वर्तमान लोकतंत्र कब और कैसे स्थापित हुआ? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब और कैसे स्थापित हुई? तो ये अब देखेंगे। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था।
यानी नेपाल क्या था, हिंदू राज्य था जहां पर राजा का शासन चलता था। राजा ने वहां के लोगों द्वारा चलाए गए लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता रहा। यानी नेपाल पहले क्या था, एक हिंदू राज्य था और वहां का जो राजा था वो शासन चलाता था। राजा ने वहां के लोगों द्वारा चलाए गए लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन सन 1990 में वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब देखो क्या हुआ, तो वहां का जो राजा था, नेपाल में पहले क्या था, राजा का शासन चलता था, तो वहां पर लोग क्या करते थे कि जो राजा था वो लोकतंत्र नहीं लाना चाहता था, लेकिन वहां के लोग क्या चाहते थे कि लोकतंत्र आए। यानी लोकतंत्र मतलब कि जनता खुद चुने अपने नेता को, जनता खुद चुने, यानी लोगों के द्वारा ही अपने नेता को चुना जाए। लेकिन वहां का जो राजा था तो इससे खुश नहीं था। लेकिन सन 1990 में वहां के नेपाल है, वहां की जनता ने क्या किया, आंदोलन किया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना भी हो गई। तो 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और फिर क्या हुआ कि 2002 में वापस से राजा ने संसद को भंग करके लोकतंत्र को गिरा दिया। फिर वापस उस राजा ने क्या किया कि सन 2002 में तो संसद को गिरा दिया और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। और फिर से कौन सा शासन आ गया, राजा का शासन आ गया। और फिर 2006 में लोकतंत्र लाने के लिए लोगों ने जबरदस्त आंदोलन हुआ। फिर 2002 से 2006 तक तो चलता रहा ये राजा का शासन। फिर 2006 में वापस लोगों ने क्या किया कि लोकतंत्र को वापस लाने के लिए प्रयास किए और जबरदस्त आंदोलन हुआ। और जबरदस्त आंदोलन हुआ और सन 2008 में क्या हुआ है कि नेपाल पूर्णतः यानी पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सामने आया, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। सिंधु जल संधि क्या है, तो सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर सन 1960 में विश्व बैंक की सहायता से एक संधि हुई, जिसे सिंधु नदी जल संधि के नाम से जाना जाता है। साप्टा का पूरा नाम क्या है, अब देखो जैसे सार्क है, तो सार्क में जो मुक्त व्यापार को बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम है साप्टा। तो इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यानी सार्क में जितने भी 8 देश हैं वो क्या करें, मुक्त व्यापार करें, मतलब कि कम से कम टैक्स पे एक दूसरे देश में क्या कर सके, व्यापार कर सके। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, एक उदाहरण देकर समझाइए। यानी भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध है, एक उदाहरण दीजिए। तो भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसमें एक दूसरे के देश के नागरिक बिना पासपोर्ट तथा वीजा के आ जा सकते हैं। यानी भारत और नेपाल इसके बीच एक संधि हो रखी है कि जो भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो एक दूसरे देश में बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। अब देखो साप्टा देखेंगे कि साप्टा क्या है। तो 2004 में दक्षिण के सदस्य देशों ने साप्टा पर हस्ताक्षर किए। अब देखो साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए, 2004 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए, 2004 में, तथा जनवरी 2006 में यह प्रभावी हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि ये लागू कब हुआ, ये 2006 में लागू हुआ या फिर प्रभावी हो गया। यानी 2004 तक तो ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और 2006 में इसको लागू किया गया, ये प्रभावी हो गया। इसका उद्देश्य है कि सार्क में शामिल सभी देश मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे। यानी सार्क में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं, जो सभी देश क्या कर सके, एक दूसरे देश में बिना कम से कम या फिर बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सके। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। अब आपका 30वां प्रश्न है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष को स्पष्ट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष तमिलों द्वारा किया जाता है। यानी श्रीलंका में पहले क्या था कि जातीय संघर्ष किसके द्वारा किया गया, तमिलों के द्वारा किया गया, जिसमें उनकी ये मांग थी कि जिस स्थान पर वह रहते हैं उस क्षेत्र को देश का दर्जा दिया जाए। मतलब कि श्रीलंका तो वैसे ही छोटा सा है, लेकिन उसमें जो तमिल समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया, और तमिल समुदाय के लोग आए कहाँ से थे, वो भारत से आए थे, बक्कर। तो भारत से आए वो लोग और वो जाके किस में बस गए, श्रीलंका में बस गए। और श्रीलंका में जाकर वो तमिल समुदाय ने क्या किया कि वहां श्रीलंका की जो सरकार थी उनसे ये मांग की कि हमारे लिए एक नया देश बनाओ। श्रीलंका में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र को एक नए देश का दर्जा दिया जाए। और सिंगली समुदाय के लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन वहां पर जो तमिल थे उनका विरोध कौन करते थे, सिंगली समुदाय। और सिंगली समुदाय के लोग वहां पर बहुत ज्यादा थे। आजादी के बाद से श्रीलंका में सिंगली समुदाय का दबदबा था, लेकिन तमिल लोग भारत से श्रीलंका में आए थे जिनका विरोध सिंगली समुदाय के लोग करते थे। यानी सिंगली समुदाय का विरोध कौन करते थे, तमिल करते थे। और ये बात भी सही है, करना भी चाहिए तमिलों का विरोध। तो लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो लिट्टे का पूरा नाम क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। यानी जो तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, उसका नाम था लिट्टे, जो एक क्या था, उग्रवादी संगठन था।
तो 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन ने श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष किया और अलग देश की मांग की। यानी कि जो लिट्टे था, तो ये एक संगठन, किसका संगठन था? तमिल लोगों का संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। तो इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका की जो सेना थी उसके साथ बहुत तगड़ा युद्ध किया, और लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए क्या भारत ने इसकी मदद की, श्रीलंका की मदद की। तो 1987 में भारत ने अपनी शांति सेना, यानी युद्ध को शांत करने के लिए श्रीलंका में भेजी, यानी अपनी शांति सेना, अपनी सेना को किस में भेजा? श्रीलंका में भेजा, और लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। तो जो भारत की जो सेना थी वो लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई, यानी लिट्टे के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और वहां पर ही फंसी रह गई। फिर सन 1989 में भारत ने अपनी हार मानकर सेना वापस बुला ली। तो भारत ने क्या किया कि अपनी सेना को वापस बुला लिया, क्योंकि वहां का जो उग्र संगठन बहुत ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार अपने देश के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है, ऐसा मान रहा था श्रीलंका भारत को। तो श्रीलंका की सरकार को ऐसे लगा कि हमारे अंदरूनी मामले में भारत क्या दे रहा है? हमें दखल दे रहा है। अंततः 2009 में क्या किया? लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। अंततः खुद ही हर थक कर 2009 में लिट्टे क्या हो गया? समाप्त हो गया। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता था। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ सन 1954 में भारत और चीन के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो 2008 में। ये मोस्ट क्वेश्चन है। 18वां सार्क सम्मेलन कब हुआ? तो ये होता काठमांडू में, और काठमांडू का है नेपाल में। साप्टा है ये। साप्ता समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो साप्ता समझौते पर हस्ताक्षर 2004 में हुए थे। अभी बताया था मैंने, हस्ताक्षर तो 2004 में हुए थे, और ये लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था, या फिर प्रभावी हुआ था ये। दक्षिण एशिया के किस देश में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? तो माओवादी किस देश से संबंधित है? नेपाल से। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको और वीडियो चाहिए या फिर और किसी विषय में वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।